वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह की ऐसी ख़ास अता होती है कि उनको देखकर आप जो है ना ख़ास तौर पर अपने आप को बड़ा महफूज महसूस करते हैं। सो इसमें यकीनन हमारी फोर्सेस का भी अमल दखल है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इदारे तो अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े मजबूत होते हैं जो आपको अब ये वाइब्स देते हैं कि येस यू आर सिक्योर, ये चीज़ें सब बेहतर हो रही हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी जो सामने आई जब उन्होंने CPLC को ज्वाइन किया और अपना किरदार अदा किया और इतने बेहतरीन काम किए। और ये जब भी आते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि मैं ख़ुद भी पर्सनली, मेरी फैमिली भी इनके शुक्रगुजार है। और मेरी तरह पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मसाइल को इन्होंने हल किया, जिनके प्यारों को इन्होंने बाजियाब कराया, जिनके इश्यूज़ को इन्होंने मैटर्स को सॉल्व किया और उन्हें एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी दी। अब जब वो मिलजुल कर उन प्यारों को देखते होंगे, खुशियाँ मनाते होंगे, तो यकीनन उनके दिल से अहमद चिनाई साहब के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती होंगी। तो वेलकम करूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट अहमद चिनाई साहब जो एक्स CPLC चीफ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, इतना अरसा दिन रात 24/7/365 आपने काम किया, 6 साल माशाल्लाह। इतना लंबा पीरियड गुजारने के बाद अब जो एक रेस्ट मिला है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी दूसरी सोशल लाइफ, बिज़नेस लाइफ और फैमिली लाइफ को पहले भी इंजॉय करता था, अब ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। और आज भी वो जिसको कहते हैं वो तमन्ना मौजूद है लोगों की खिदमत करने की, इसलिए बहुत सारे सोशल काम जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। उनको ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ, जिसमें स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें जो है वो एक बड़ा कलीदी रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ आपके नेचर में ही है कि चाहे सीट पर रहकर ओहदे पे हूँ या ना हूँ, मैंने अपना काम करना है, अपने हिस्से का चिराग जलाते रहना है मैंने। ज़ाहिर है, देखें आप जब सोशल लाइफ में आते हैं तो फिर बड़ी एक्सपेक्टेशंस लोगों की आती हैं। ज़रूरतमंद लोग बहुत हैं इस दुनिया में, चाहे वो किसी भी हवाले से हों। यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन का एक बहुत बड़ा बहरान है, मेडिकल हेल्थ का बहुत बड़ा बहरान है, फिर लोगों के और दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं। तो फिर लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मैं पहले भी हेड कर रहा था, आज भी हेड कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। अरे अच्छा, कुछ थोड़ी अजीब सी सवाल है लेकिन मैं पूछना चाहूँगी। जब आप एक कुर्सी पर होते हैं ना, एक ओहदे पर होते हैं, आपके नाम के साथ एक ओहदा लगा हुआ होता है, तो उस टाइम लोगों के रवैये बड़े मुख्तलिफ होते हैं। ये जो सीट है ना, इसकी बहुत ताकत है और ये दुनिया बताती है आपको कि तुम इतने ताकतवर हो, शायद इंसान खुद इस चीज़ को महसूस ना कर सके। और जब वो ओहदा, वो सीट जाती है तो फिर कुछ तब्दीलियाँ भी आती हैं। पहली तब्दीली तो आपके नाम से वो चीज़ हट जाती है, वो कुर्सी चली जाती है, लोगों के भी रवैये तब्दील होते हैं। तो आपने देखा लोगों के रवैयों को तब्दील होते हुए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बात बताऊँ, मैंने पहले भी हमेशा सर झुका के काम किया है और आज भी सर झुका के काम करता हूँ, और कभी भी अपने आप को उस ओहदे के लायक समझा नहीं, और हमेशा अपने आप को बड़ी इंकिसारी के साथ मैंने कोशिश की है कि काम करता रहूं। तो आज भी वही काम कर रहे हैं, इसलिए उस बात पे तकलीफ़ नहीं होती। मैंने कभी उस पोजीशन को एंजॉय करने की बात नहीं की, उस पोजीशन के साथ इंसाफ करने की बात की है। तो जहाँ हम इंसाफ करने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि फिर आपके दिल में खुदा तरसी भी आ जाती है, आपके दिल में एक लोगों के लिए हमदर्दी भी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज मुझे कोई इस सेंस में फ़र्क नहीं पड़ा कि आज भी जब मैं लोगों के काम के लिए किसी भी अफसर को फ़ोन करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो उसी अंदाज़ में मुझे रिस्पॉन्ड करता है, उसी अंदाज़ में जो है वो मुझे लोगों के काम जो है वो मुझसे करवा लेता है। यानी कि मतलब आपने वहाँ पर बड़ा अच्छा सोशल अपना एक नेटवर्क बना लिया, बिल्कुल, जो अभी भी माशाल्लाह से आपके लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये लोगों की, चिनाई साहब, कुछ लोग होते हैं जो बड़ी कमजरफी का मुजाहरा करते हैं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, बड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि लोगों से हमें क्या है, हम तो अपनी ओहदों से या उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो वो खुद गलत होते हैं असल में, और वो दूसरे को जो है वो थोड़ा सा ओवर शेडो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोग अपने आप को बड़ा ताकतवर समझने लग जाते हैं और फिर नीचे नहीं देखते। तो जब आप नीचे नहीं देखेंगे तो फिर आपको तकलीफ़ होगी।
राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा नीचे देखा, मैंने कभी अपने आप को ताकतवर नहीं समझा, बड़े हम्बली काम किया और आज भी कर रहा हूँ। अल्लाह ने आज भी पोजीशन दी है, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर भी हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को हेड भी कर रहा हूँ। फिर आपका अपना और बिजनेस भी है डेफिनेटली। अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, अपना कारोबार भी है। इन सारी काविशों में मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने 2 आला अवार्ड से मुझे नवाजा, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़, जो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला से क्या शुक्र अदा क्या मांगूंगा। और आप अल्लाह ने ये मुझे दिया। ये आप लोगों के जितने भी एक्शंस थे ये सिंध में रहा ना, आपका काम जो आप लोग करते रहे। लेकिन अगर क्योंकि मेरा जाना रहा लाहौर में, तो वहाँ पर भी जो लोग हैं वो बाकायदा आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, ये एक बड़ी इज्जत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, जाता हूँ, कारोबारी मसरूफियात, दूसरी सोशल मसरूफियात, तो लोगों में एक नाम है और हम उसी ज़ील के साथ, उसी जद्दोजहद के साथ लोगों के काम करने की बात करते हैं। कोई पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कितने केसेस 6 साल में आपको कुछ है, कुछ गिनती में है कुछ? मैं समझता हूँ लातादाद केसेस, मुझे नहीं याद है। मुझे आज भी लोग कहीं सड़क पे मिल जाते हैं, बाज़ार में मिल जाते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ वक्त पे आपने हमारी मदद की थी, मैं भी आपको मुझे नहीं याद। तो ये देखें, अब ये बड़ी बात होती है कि आपको याद ही ना हो कि आपने किस किस के लिए आप जो है वो उस टाइम पर जो है वो एक एंजल के तौर पर सामने आए और आपने अपना काम किया और लोगों की ज़िंदगी में आसानी। सोचें वो लोग जिनके अपने प्यारों को लोग अगवा कर लेते हैं या वो कहीं गुम हो जाते हैं और आपको मिल नहीं पाते। अब ऐसे लोगों के लिए मुश्किल ये है कि कहते हैं ना, ये भी बड़ा सख्त जुमला है कि मरने वाले का तो सब्र आ जाता है कि आप उसकी फातिहा कर लेंगे, उसकी कब्र को देख लेंगे। जो है ही नहीं, जिसका पता ही नहीं, आप उसके लिए क्या करेंगे ना? आप उसके लिए पढ़ सकते हैं, सारी ज़िंदगी रोते, ना कोई खुशी ना गम, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि लोगों के चेहरों पर वो खुशी देखना। मैं समझता हूँ बड़ी खुशी होती है लोगों की। और मैं वो ज़माना रिकॉल करता हूँ जब हमने बारी बारी 2 जहाज़ जो है उनके मुसाफिरों को जो है वो बचाया था और ये पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे जी। फिर आज भी उनके फ़ोन मुझे आते हैं शुक्रिया के ईद बारात के मौके पर। और फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे मुल्क से, जिनको हमने अगवा बर तावान में मदद की और मसाइल में मदद की। अभी रिसेंटली कुछ लोगों को हमने इस्लामाबाद से बुलवाया, उनका यहाँ मुफ्त में पूरा इलाज करवाया, हार्ट की सर्जरी थी। तो वो लोग हमेशा जो है वो बेचारे, मैं समझता हूँ कि एहसानमंद भी रहते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। और हम उनसे सिर्फ यही कहते हैं कि जी हमें दुआओं में याद रखें, बाकी अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करेगा, आपकी भी मदद करेगा। अच्छा, ये तो वो एक चेहरा और वो एक ऐसा रूप है जो सबके लिए बड़ा मोहब्बत से काम करता है, अहमद चुनाई का। लेकिन अगर कुछ आज इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनकी तमाम बातों के सामने मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो इंसान जो अपने वालदैन की, या जो अल्लाह ने उनको इस वक्त जो उनकी ज़िंदगी में हयात लोग होते हैं, चाहे माँ हो या वालिद हो, उनकी खिदमत करता है, वो शख्स कभी भी जो है जहाँ पर भी पहुँच जाए वो नाकामयाब नहीं हो सकता। तो चुनाई साहब के बारे में एक चीज़ तो मैं ये जानती हूँ कि चाहे मुश्किल हो, परेशानी हो, काम हो, ये अपनी वालदा के पास ज़रूर जाते हैं और उनकी खिदमत ये बहुत करते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ज़िंदगी में, ये माँ की दुआओं की बदौलत ही बिल्कुल। मैं समझता हूँ माँ और बाप की दुआ जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। और मेरे वालिद हयात नहीं हैं, लेकिन 2007-8 में उनका इंतकाल हुआ था और जब तक जो है वो उनके साथ अटैच रहे। और अब माँ के पास रेगुलरली जाना, वालदा की जो भी खिदमत है वो हमारी बसात में है, वो हम करते हैं। और रोज़ाना उनसे टच में रहना, भाई के पास रहती हैं तो मैं हर संडे उनके पास कुछ भी हो जाए जाता ज़रूर हूँ। वीकडेज़ में भी कहीं मौका मिल जाता है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, आपके वालिद बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? कारोबारी आदमी थे, हम भी कारोबारी लोग हैं। और ये सोशल काम तो कारोबारी काम के साथ साथ ही कर रहे हैं और उसका कोई मुआवजा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक जज्बा पैदा कर लिया है। और वो शुरू से ही स्कूल के दिनों से, कॉलेज के दिनों से और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद ये जज्बा चलता रहा। और तो मैं समझता हूँ कि कराची से ही हैं, आपकी पैदाइश यहाँ हुई? जी, मेरी पैदाइश यहीं से है, प्योरली कराची से ही हैं। ज़ाहिर है वालदा माइग्रेट करके इंडिया से आए थे, लेकिन हमारी मेमन कम्युनिटी से हैं। हमारा ताल्लुक जूनागढ़ स्टेट से है, जो मेरी वालदा और वालिद का ताल्लुक था।
फिर जब ये यहाँ आए और इसके बाद फिर हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े और इसी मिट्टी के साथ हैं। इस हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ ही है और हम हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगाएंगे और पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारी वफादारी रहेगी। ज़रूर। अच्छा ये बताएं कि बहन भाई कितने हैं आप लोग? हम माशाल्लाह 12 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। और आपका कौन सा नंबर है? मेरा दूसरा नंबर है। 8 मेरी बहनें हैं, 4 हम भाई हैं। चारों अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में भी साथ हैं और ज़िंदगी में हंसी खुशी है, किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, ना बहनों के साथ ना भाइयों के साथ। और ये एक फैमिली यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा रहता है और उसमें मैं समझता हूँ बड़े जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं कि वो फैमिलीज़ को यूनाइट रखते हैं। 19-20 हर एक से सरजद हो जाता है लेकिन उसको दरगुजर करके हम जो हैं वो ज़िंदगी को रवा दमा रखते हैं। बिल्कुल भुलाई तो नहीं जा सकती चीज़ें, लेकिन साथ रहने के लिए माफ़ ज़रूर किया जा सकता है और जब आप माफ़ करना सीख लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो पसे पर्दा भी जाती हैं और आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय भी करते हैं। बचपन में आज तो हम आपकी बड़ी कॉम्पैक्ट और बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी देखते हैं कि हर चीज़ में आपको पता है किस तरह चीज़ों को डील करना है। बचपन भी इतना ही खामोश गुजरा अब क्योंकि आप थोड़े कम गो भी हैं, सो या बचपन में शरारतें की, वो जो एक बचपन का सारा चार्म होता है उसे एंजॉय किया? देखिए हर चीज़ एंजॉय की है, एक्टिविटी हमेशा रही है। स्कूल के ज़माने में खेल भी, क्रिकेट वगैरह, फिर जिमनास्टिक वगैरह स्कूल में। इसके बाद हर किस्म के खेला तो फिर क्रिकेट की तरफ आए क्यों? काफ़ी इंटर कॉलेजिएट भी खेला हमने, काफ़ी उस तक खेला लेकिन फिर कारोबारी मसरूफियात, दूसरी मसरूफियात, वो एम नहीं था कि जी क्रिकेट पे आगे जाना है। इसी तरह कारोबारी मसरूफियात स्कूल के ज़माने में, स्काउट्स वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग में अपना एक इंसान की शख्सियत बनाने में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो उसमें भी एक दूसरे की मदद करने का एक जज्बा और फिर चीज़ों को आगे लेके चलना, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल और कॉलेज जो है वो आपकी बुनियादी शख्सियत को बनाते हैं। अम्मा अब्बा से मार पड़ी है बचपन में? बिल्कुल पड़ी, ज़ाहिर है शरारतें भी होती थी, सब कुछ होता था और ये एक रूटीन है। अगर मार नहीं पड़ी। स्टूडेंट थे या बैक बेंचेस में बैठने वाले? नहीं, स्टूडेंट तो हमेशा ए ग्रेड रहे हैं। वो हमें जिसको कहते हैं ना कि एक तरीक़ेकार आता था, बड़ी अफसोस के साथ कि हमारा जो इम्तिहान का तरीक़ेकार है बड़ा एब्सर्ड सा है। कल भी यही था, मेरा ख्याल है आज भी यही है कि वो चंद मखसूस सवालात होते हैं, चंद मखसूस सिलेबस की बातें होती हैं जिनको आप ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और बाकी चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हैं। तो वो एक फार्मूला था, उस फार्मूले पे चलते थे और उस फार्मूले में हमेशा एक सक्सेस मिलती रही। अच्छा, तो मतलब अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है 5 इयर्स और सॉल्व पेपर्स तो आप देखते हैं, लेकिन आप चिनाई साहब से भी रब्ता कर सकते हैं, या आपको बताएंगे किस फॉर्मूले पे चलते हुए आप अपने पेपर को क्लियर, तो आप पासिंग मार्क या वो पासिंग मार्क्स तो नहीं होंगे जब आपने कहा एक नहीं, इसमें हमेशा इंटेलिजेंस, टारगेट स्टडी करते थे आप? हाँ, टारगेट स्टडी होती थी बिल्कुल। और इंटेलिजेंस यही है कि जी आपको इम्तिहान देने आना चाहिए। जब आपको इम्तिहान देने आ जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि आपकी सक्सेस को कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो वो भी एक इंटेलिजेंस है। तालीम क्या है? तालीम यह है कि वो आपको ज़िंदगी में रास्ता बनाना सिखाती है और जब रास्ता बनाना आ जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको बायोलॉजी के सारे सवालात याद हों या आपको केमिस्ट्री के सारे जवाबात जो हैं वो आने चाहिए। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या चीज़ काम आती है वो देखना है। तो जहाँ फिर कोई एक ख़ास प्रोफेशन बनाना हो तो फिर वही एजुकेशन जो है वो 100% फिर आपको आनी चाहिए। जहाँ हमने प्रोफेशन बनाया कि जी हमने कारोबार करना है तो कारोबार की सारी बेसिक बातें, उसके इन्स एंड आउट और उसको आगे कैसे प्रोग्रेस कराना, ये सारी चीज़ें फिर आपके इल्म में आनी चाहिए। अच्छा, ये जो प्रोफेशनली सोचा कि बिजनेस की तरफ आना है, ये खुद अपनी थॉट थी या घर से प्रेशर ऐसा था कि अब तुम माशाल्लाह से और बहन भाई भी हैं तो आपको थोड़ा मैच्योर और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा तो बिजनेस करो, अब्बा के साथ काम करो, ये डाइवर्ट किया गया या आपकी अपनी भी पर्सनालिटी इसी तरफ चाहती थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि 50-50 बात है। मैंने उस वक्त प्री मेडिकल में एडमिशन लिया था कॉलेज में और फिर वालिद साहब कहीं बाहर थे, जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि यार ये तुमने क्या किया, तुम जो है वो कॉमर्स की साइड पे जाओ, कारोबार जो है उसको संभालना है, तुम सबसे बड़े हो। और उन्होंने इस बात को मुझे रियलाइज़ करवाया। जब मैंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया तो फिर मैं भी उस तरफ जाने को राज़ी हो गया। फिर इसके बाद हम प्री मेडिकल की जगह पर हमने अपना ट्रांसफ़र कराया कॉमर्स की जानिब और फिर इसके बाद उसी एजुकेशन में आगे ग्रेजुएशन किया और फिर कारोबार में शामिल हो गए। वैसे अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी होते हैं तो आप शायद मेरे सेकंड सेगमेंट में नहीं तो फर्स्ट सेगमेंट में होते हैं क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट में हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, तो आप सलाम पाकिस्तान में तो ज़रूर
दूर होते हैं, ये तो जो है इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा कि मैं आर्ट की फील्ड की तरफ जाऊँ, एक्टिंग कर लूँ, या मैं जो है किसी और फील्ड को ज्वाइन करूँ, ऐसा कोई शौक नहीं था? नहीं, ऐसा शौक नहीं था, ऐसा शौक नहीं था। अभी ज़ाहिर नहीं है? एक कारोबारी ख़ानदान में आँख खोली है, तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो जज्बा ज़्यादा था कि जी हम जो है वो उसी तरफ जाएं। और आज भी शौक़ नहीं है, आज भी शौक़ यही है कि अगर जी आपको कोई एक्टिंग की ऑफर करे कि आप एक्टिंग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल, क्योंकि अब आपको कैमरा शायद तो है नहीं, आप नहीं, एक्सपोजर नहीं, है, बिल्कुल नहीं है। उसकी ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस होना चाहिए। जब मैं CPLC का चीफ था तो मेरा फ़ोकस था कि हम इस सीट के साथ पूरा पूरा इंसाफ करें, लोगों की खिदमत करें, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ और रास्ते ढूंढें कि लोगों को कैसे फैसिलिटेट और लोग करें। अब आपको इस शख्सियत को उसी चीज़ से जोड़ते भी हैं। उसी चीज़ से अब शायद वो आपको किसी और चीज़ में वैसे देखना भी नहीं चाहेंगे। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मजीद बात होगी अहमद चनाई के साथ। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में वो हम इनसे जान रहे हैं कि एक शख्सियत, एक कामयाब शख्सियत जिसे आप देखते हैं, उनकी आम ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास होती हैं, जो इंसान को जो है वो एक ओहदे तक ले जाती हैं, एक नाम बनाने में हेल्प करती हैं। वो आखिर कौन कौन सी चीज़ें थी, जिसमें एक तो सबसे ख़ास चीज़ सामने आई कि ये घर में बड़े थे तो इनको शुरू से उस चीज़ को बार बार समझाया गया, बावर कराया गया कि तुम्हें ज़िम्मेदार होना है, तुम्हें शफ़क़त दिखानी होगी, तुम्हें मोहब्बत का मुज़ाहिरा करना होगा। वो चीज़ तो आपकी शख्सियत में इनबिल्ट की गई बचपन से ही। अच्छा, ये जो जब बच्चे माशाल्लाह से घर में बहन भाई ज़्यादा होते हैं तो अम्मा अब्बा का भी जो है वो एक होता है कि बाप से ज़्यादा किसी को क्लोज़ होता है, कोई माँ से ज़्यादा क्लोज़ होता है। तो आप किससे ज़्यादा क्लोज थे? वैसे बेटे तो माँ के ज़्यादा लाडले होते हैं, लेकिन आपका किससे रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा था? ज़ाहिर है वालदा के साथ एक नेचुरल सी बात है, हमेशा से वो रहता है, क्योंकि ज़्यादा वक्त वालदा के साथ गुजरता है जब हम छोटे होते हैं और सारा वक्त जो है वो उनके साथ उठना बैठना आना जाना और बहुत सारी हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं, हमारी शरारतें हैं, वही बर्दाश्त करती है और फिर प्यार भी करती हैं, डांटती भी हैं। तो हमेशा उनसे तो उनके साथ ही एक नेचुरल सी बात है ज़्यादा रहती है। लेकिन अब्बा भी तो सुपर हीरो होते हैं ना? बिल्कुल, जब कारोबारी ज़िंदगी में साथ आए, उठना बैठना हुआ, फिर उनका एक मॉड्यूल फॉलो किया। वैसे भी रोज़ाना के मालूमात में भी उनके साथ भी शाम को जब वो आ जाते, सुबह स्कूल छोड़ने में एक ज़माने में जाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों के साथ एक बराबरी तो ज़रूर चलती रहती है, लेकिन जब हम इसमें ये मियाँ लाएँ कि जी किसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, तो ज़ाहिर वालदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा। इसके बाद फिर वालिद के साथ भी बड़ा वक्त गुजारा कि दफ्तर में जो है वो साथ बैठना उठना, एक एक बात में मशवरा करना, 24 घंटे साथ आना जाना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करती हैं। अच्छा, बहन भाइयों में से किससे ज़्यादा अच्छी आपकी जो है, कुछ होते हैं सबसे, कुछ से लड़ाई भी होती है, मेरी भी अपनी बहन से बहुत लड़ाई हो जाती है, लेकिन जो मेरा भाई है उससे मेरी बहुत बनती है। वो मेरी आंखों को भी समझता है, इशारे को, कि अब मूड ख़राब है ये वो। तो ऐसा हुआ कि किसी बहन से या किसी भाई से बड़ी अच्छी दोस्ती रही कि उसको हर चीज़ बतानी है, शेयर भी करनी है, और खुद से जो है वो थोड़ा नोक झोंक चलती रहती हो? नहीं, मैं समझता हूँ सबके साथ बराबरी की बुनियाद पे कोई ऐसा नहीं रहा। चूँकि मैं बड़ा भी भाइयों में सबसे बड़ा और फिर दूसरे नंबर पे बड़ी मेरी बहन है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हर एक के साथ मेरा वैसे ही रहा है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी के साथ कोई खुदा ना खास्ता तलखी भी नहीं हुई, और मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि कोई किसी के साथ लेकिन बहन भाइयों में अगर थोड़ी बहुत हो जाती तो फिर चलता है? नहीं, ज़रूर चलता है बिल्कुल, और वो मैंने कहा ना कि दरगुजर करना चाहिए अगर होता है तो। यहाँ मैं नहीं समझता कि हम लफ्ज़ माफ़ी इस्तेमाल करें, बल्कि दरगुजर इस्तेमाल करें, और दरगुजर जो है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। खाने पीने का कितना शौक़ है? मुनासिब सा शौक़ है, अच्छी बात, अच्छा खाना कहीं भी मिल जाए तो खा लेते हैं। क्या शौक़ से खाते हैं आप? अगर आपसे पूछा जाए कि चनाई साहब आपकी फरमाइश का खाना आपके लिए तैयार कराया जाएगा तो आप मेन्यू में क्या कुछ ऐड करेंगे? देखिए, मतलब मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं हूँ। अच्छा। हर किस्म का खाना जो है वो खा लेते हैं, किसी चीज़ से वो भी नहीं है कि जी ये मैं नहीं खाता या इस फलां चीज़ से एलर्जी हो। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से कुछ नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी अच्छी डिश बनी हो, मज़ेदार हो,
टेस्ट अच्छा हो तो फिर ज़ाहिर है खा लिया जाता है। Okay. चाहे वो कॉन्टिनेंटल डिशेज़ हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे मेडिटेरियन हो, कोई भी हो, अच्छा। या इंडियन खाने हो कोई। तो मतलब आप घर वालों के लिए इतने मुश्किल इंसान नहीं है कि आज क्या बनाना है, वो पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, कोई जो ऐसा आपको नहीं, मिलता जो है मिल अच्छे से जाए, जो वो मिल खा जाए। लेते हैं। राइट जनाब, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। कुछ लोगों की फरमाइश भी होती है, डिपेंड्स कि आप कितने जो हैं वो कुछ लोग खाने के लिए जी रहे होते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खा रहे होते हैं, तो इट डिपेंड्स। अच्छा, बच्चों के साथ अब माशाल्लाह से आपकी अपनी एक फैमिली लाइफ है, वो एक अलग सिलसिला होता है, वो इंसान अलग एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन ये जो पैच आता है ज़िंदगी में जब आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ बढ़ रहे होते हैं या ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें आपका कितना किरदार रहा, या ये वो तमाम चीज़ें सारी अरेंज हुई हैं जो अम्मा अब्बा ने किया, या इंसान का दिल भी है और इस तरह के इमोशंस भी होते हैं, मोहब्बत भी होती है इंसान को ज़िंदगी अरेंज में? ही हुआ सिलसिला, और अरेंज में ज़ाहिर है वो ज़ाती पसंद नापसंद हमेशा शामिल होती है। आपकी फैमिली से ही है? और हाँ, ऑलमोस्ट फैमिली से ही हैं, मतलब Okay. वाया वाया, लेकिन फैमिली से हैं। और एक अच्छी रिलेशनशिप जो रही बच्चों के साथ भी, अच्छी रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा होना चाहिए, वैसे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ अर्सा हो भी गया रहे आपकी हैं। शादी को? मेरी शादी को 20 साल से ऊपर हो गए, माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा, जिसको कहते हैं ना कि एक हैप्पी लाइफ है, फैमिली लाइफ है, और उसमें कोई वो नहीं है, मतलब लोग जो हैं वो खुश भी होते हैं कि अच्छी फैमिली है, अच्छे लोग हैं, और फिर मिलना जुलना भी है, सोशलाइजिंग भी है, लोगों को पूछते भी रहते हैं हम। तो अपनी फैमिली, फादर की फैमिली, बाकी भाइयों की फैमिली, हम एक बड़ी बॉन्डिंग है। तो एक दूसरे की बड़ी हम इज़्ज़त भी करते हैं, फिर बर्दाश्त भी करते हैं। ज़ाहिर है घर में जब बर्तन होते हैं तो खड़कते ज़रूर हैं, लेकिन उनको कुछ फिर ज़्यादा मैनेज, खड़कते हैं, कुछ हाँ, ज़्यादा उनको कम मैनेज कर किया देते जाता है। तो जब Right. उनको हम सही मैनेज कर लें और आप उसमें एक बड़ा न्यूट्रल सा रोल अदा कर लें, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, जहाँ आपका रोल जो है वो पार्टी वालों वाला हो जाता है, वहाँ मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। अगर ये चीज़ आप अपने घर से आप सीख लेना तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर आपके पास वो गुण आ जाता है कि आपने बर्दाश्त कैसे करना है, आपने जिस तरह आप ये कह रहे हैं दरगुजर कैसे करना है, और आपने उन चीज़ों को लेकर चलना कैसे। क्योंकि घर में तो वो कहते हैं ना आपके फिर भी अपने थोड़ा लिहाज कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनली जाके काम करते हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि आप कहते हैं मैं इससे डील कैसे करूँ। तो इसलिए अगर आपको घर से ये ट्रेनिंग मिले तो फिर बाहर इतनी आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। बच्चों के साथ जिस तरह आपने कहा कि बड़ा अच्छा टाइम गुजारते हैं, शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं फैमिली के साथ या बिल्कुल भी नहीं? बहुत कम, क्योंकि वो लोग खुद ही जाते हैं, मैं नहीं जाता अपनी मसरूफियात की बिना पे, लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूर चला जाता हूँ। राइट। और ज़ाहिर अगर बाहर कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली वो शॉपिंग के लिए, जिसको कहते हैं ना, पीछे पीछे चलते रहते हैं और देखते रहते हैं। Alright. लेकिन यहाँ बहुत कम मौका मिलता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी मसरूफियात के साथ ये जो काम पीछे पीछे बैग लेके चलने वाला है ना, वो नहीं हो सकता। ये यहाँ नहीं हो सकता। राइट। अच्छा, वेकेशंस पर अगर आपको मौका मिले कहीं जाने का तो आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ आप पसंद करते हैं जाना कि मैं जाकर यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करूँ? 2 जगहें हैं जिसकी मेरी प्रेफरेंस है, या तो पुरफ़ज़ा मकामात हों या फिर साहिल समंदर। ओके। ये 2 जगहें ऐसी हैं कि जहाँ सुकून से जो है वो इंसान रह सकता है, सोच सकता है, और एक हेल्थ वाइज भी अच्छा है। बाकी गहमा गहमी जो है वो बहुत पसंद नहीं है, इसलिए कि सारा साल हर वक्त तो गहमा गहमी रहती है, भाग दौड़, आना जाना इधर उधर, तो देन यू वांट टू रिलैक्स, यू वांट टू जस्ट अच्छा, तो अगर हम देखें इन 2 चीज़ों को अपनी नज़रों में लाएं, एक है पुरफ़ज़ा मकाम, ठंडी ठंडी हवाएं, ग्रीनरी, और एक जगह है समंदर, तो इसका मतलब ये है कि तबीयत जो है वो वैसी आपकी बड़ी धीमी है, लोग जानते हैं इस बारे में, शायराना मिजाज भी होगा फिर इस माहौल में, तो इंसान, ऐसे लोग तो बड़े पोइट्री लवर होते हैं। सो सिर्फ पढ़ने की हद तक है या खुद भी आप कुछ किसी नहीं, के लिए? पढ़ने की हद तक तो बहुत है, खुद तो कभी ना अटेम्प्ट किया ना सोचा। ओके। और शायरों को पढ़ लेते हैं, अच्छे शेर होते हैं वो देख भी लेता हूँ। कुछ याद है, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, सुनाना नहीं चाहूँगा मैं। अच्छा, नहीं सुनाना चाहेंगे। ओके जी, चलें जी, आपकी मर्जी है, ऐसा भी होता है हमारे साथ ना। लेकिन यस, अच्छा, पोइट्री का शौक है, और कौन कौन से शौक हैं जो मतलब अगर वक्त मिलता है, कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं? कुछ लोग होते हैं म्यूज़िक का बड़ा शौक होता है, मूवीज़ देखते हैं, आपने कहा पोइट्री पढ़ते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं? भी बड़ी अच्छी पाकिस्तानी मूवीज़ आई, ईद पर भी मूवीज़ रिलीज़ हुई। बहुत कम, अगर कहीं फैमिली
फैमिली के साथ कहीं जाना पड़ जाए, वरना तो ज़माना हुआ मेरा ख्याल है नहीं गए। अच्छी फिल्मों का शौक़ पहले बहुत था, लेकिन जब ये मसरूफियात आई तो उसके बाद सारे शौक़ ख़त्म हो गए। और क्रिकेट का शौक़ हमेशा रहा है, तो अब भी देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ और फॉलो भी करता रहता हूँ सारे मैचेस को कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो बस यही मसरूफियत निकल जाती है। फिर ज़ाहिर है आजकल के हालात में टेलीविज़न पे तज्ज़िये बहुत आते हैं, तबसरे बहुत आते हैं मुल्की हालात पर, गैर मुल्की हालात पर, और तो ये सारे जो हैं टॉक शोज़ वगैरह पार्टिसिपेट भी करता रहा हूँ, जाता भी रहा हूँ, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर जो है एज एन एनालिस्ट बात करता रहा हूँ। तो यहाँ भी जो है वो फिर उनको देखने का भी एक होता है कि आज किसने क्या कहा, क्या बात हुई, क्या लेटेस्ट बात चल रही है। फिर अपना एक आइडिया फॉर्म हो जाता है कि जी ये हालात ऐसे हो रहे हैं, फ़लाँ पार्टी ये कर रही है, या आगे मुल्की हालात ये होने जा रहे हैं। फिर हमारा काम हमेशा से सच्ची बात ये रही है कि अगर मैं एज एन एनालिस्ट भी कहीं जाता हूँ तो मैं हमेशा बड़ा प्रो पाकिस्तानी बात करता हूँ कि हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बात करेंगे। जो लोग पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बात करते हैं वो मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है और हमेशा इंशाल्लाह कहता रहूँगा कि पाकिस्तान एक बड़ा पॉजिटिव मुल्क है। हम सारे लोग पॉजिटिव हैं, पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, लोगों को बताते हैं इंटरनेशनली कि पाकिस्तान में क्या मौक़े मौजूद हैं कारोबारी लिहाज से भी और वैसे भी ज़िंदगी गुजारने के लिहाज से भी। इससे अच्छा मुल्क मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने तकरीबन सारी दुनिया में ट्रैवल किया है और मैंने इससे अच्छा मुल्क कहीं नहीं देखा कि जो मोहब्बत यहाँ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ हैं और जो लिविंग कंडीशंस यहाँ हैं वो कहीं भी नहीं है। मतलब आप सब जगह एक मजबूर कैदी की तरह हैं, आप बंधे हुए हैं। लॉ अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कि आप बहुत ही अपनी पर्सनालिटीज, आप जो लोग वहाँ रहते हैं आप उनको देखें, बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, बड़े लॉ के पाबंद हैं, लेकिन फिर भी आप सिर्फ ईद की बात कर लें, आप ईद जाके किसी और इस्लामी मुल्क में भी जाकर आप गुजारे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप अपने मुल्क में गुजार रहे होते हैं। बहुत फ़र्क है ना। जो यहाँ सोशलाइजिंग है, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। कुछ 2 साल पहले की बात है, फ्रांस के नए कौंसल जनरल कराची पोस्ट हुए और उनका CPLC का विज़िट रहता है हर बाहर वालों का जो भी आते हैं यहाँ पर। तो वो आए और मुझसे उन्होंने बातचीत की, मुझसे पूछा कि भाई उस ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर के बड़े इश्यूज़ थे यहाँ पर और हालात बड़े ख़राब थे। उनको आए हुए तकरीबन 2 हफ़्ते हुए थे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप 2 हफ़्ते से यहाँ हैं, आपने पर्सनली कोई ऐसी बात देखी या क्या किया आपने 2 हफ़्ते के अंदर? उन्होंने कहा मैं 15 दिन से पार्टीज़ ही अटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपने सारी ज़िंदगी में फ़्रांस में पूरे 2 हफ़्ते पार्टीज़ अटेंड नहीं की होंगी जो आपने यहाँ की हैं, या किसी भी मुल्क में आप गए होंगे और वहाँ पोस्ट हुए होंगे, तो यहाँ लोग आपको खुशामदीद कह रहे हैं, हर जगह बुला रहे हैं, मेहमान नवाज हैं और आप एक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो वो दोस्त थोड़ी देर सोचता, फिर सोचता रहा, फिर मुझसे कहने लगा कि नहीं अहमद साहब आप तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि जो कुछ मैंने यहाँ वाइब्रेंसी देखी है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी नहीं देखी। मेरी 60 साल से ऊपर की उम्र हो गई है और मैं यहाँ ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे आई एम अ किंग। तो मैंने कहा फिर ये फीलिंग है। और मैंने उनसे ये भी बताया कि पाकिस्तान में इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं, ख़ासतौर पे फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत सारी काम कर रही हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड भी हैं। मैं स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज पे जब वो कोटेड कंपनीज़ हैं और उनके जो रेवेन्यू जनरेशंस हैं इकोनॉमिकली अगर आप देख लें तो वो रेवेन्यू जनरेशंस दुनिया में कहीं उनको नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ये कंपनियां, मैंने कहा बड़ी माज़रत के साथ, कभी भी पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं करती बाहर जाकर। उसकी बेसिक वजह ये नहीं है कि उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, उनको ये खौफ है कि अगर वो पाकिस्तानियों की तारीफ़ करेंगे, पाकिस्तान में बिज़नेस एनवायरनमेंट की तारीफ़ करेंगे, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन की तारीफ़ करेंगे, तो ये ना हो कि वो दूसरी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में सोचने लगे और उनके कंपटीटर्स यहाँ पैदा हो जाए। मैंने कहा ये वो बात है जो हमें सोचनी चाहिए। बिल्कुल, हम उस बड़े कैनवस पर जाकर उस ज़ुमरे में चीज़ों को सोच नहीं रहे होते। अच्छा, क्योंकि अहमद शनाई साहब माशाल्लाह से 6 साल इन्होंने CPLC के लिए सर्व किया है, तो जो कराची के स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें पता होती हैं उससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इनके पास मौजूद होते हैं रिकॉर्ड्स की। तो एक ज़ाहिरी तौर पर और महसूस करने की बात है जो आप देखते भी हैं कि हमने शहर में तब्दीली तो देखी और बहुत अच्छी बड़ी मस्बत तब्दीली देखी, लेकिन
अभी भी अगर हम ये बात करें कि स्ट्रीट क्राइम या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कराची में हालात बेहतर हुए, लेकिन अब हम खड़े कहाँ हैं और अब और तब्दीली कैसे आ सकती है, क्योंकि सीएम साहब को भी तब्दील किया गया है। तो ये तमाम चीज़ों के हवाले से भी मैं चिनाई साहब से कुछ बात करना चाहूँगी, बट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। अहमद चिनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज कुछ इनसे पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात हुई और जिसमें इन्होंने बड़ी आराम से कुछ चीज़ों के जवाब दिए, अपनी लाइफ के बारे में बताया। और अब जो है मैं जानना चाहूँगी कि जो आज हम कराची के जो हालात देखते हैं, एक कराची के शहरी होने की हैसियत से यकीनन मैं ख़ुद इसी शहर में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, मैंने तमाम हालात यहाँ के देखे हैं। ये भी सुना है कि एक वक्त में लोग अपने दरवाजे भी बंद नहीं किया करते थे, ऐसे ही मतलब मुराद मेरी ये है कि इतना ये जो है वो रौनकों वाला शहर होता था, रातों को ये शहर जागता रहता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब वो वाली डगर पर वापस क्या मेरा शहर आ रहा है? अब वो रौनकें वो बहाल हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम या इस तरह के मसाइल अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो वाला जो डर खौफ था ना, क्या वो थोड़ा बहुत कम हुआ जो बीच में हमने देखा कि लोग डर गए, घबरा गए? देखिए, पहले लोगों को कराची को समझना चाहिए, कराची क्या था, क्या हो गया है। ठीक है, और समझाइए हमें। कराची आज तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त कहते हैं कि जी 30 लाख 40 लाख का शहर था। और फिर उस वक्त 450 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, आज 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कराची बहुत बड़ा हो गया है, मतलब कराची के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप जाएं तो आपको दिन चाहिए। और कराची का चप्पा चप्पा आप देख नहीं सकते इतनी जल्दी। मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने नहीं देखा पूरा कराची। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कराची जो है वो सारी कौमों को आबाद करता है। कराची सिर्फ एक कौम का शहर नहीं है, कराची तमाम कौमों का मजमूआ है और कराची ही पाकिस्तान है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो जब कराची ही पाकिस्तान है और बाकी पाकिस्तान भी पाकिस्तान है, तो फिर बात ये सामने आती है कि हमें इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि कराची में लोग रोज़गार के लिए आते हैं। दुनिया का सस्ता तरीन शहर कराची माना जाता है और यहाँ पर बड़ी आसानी से लोग, जी हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स लोगों को नहीं पता। तो अच्छा, फिर कराची जहाँ सस्ता तरीन शहर माना जाता है, वहाँ पर साहिब हैसियत लोगों की भी बड़ी तादाद है, बड़ा काम है कराची में। तो पूरे मुल्क से हर किस्म के लोग जो हैं वो कराची में आते हैं और कराची में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम भी जन्म लेते हैं। उन जराइम में जो सबसे बड़े जराइम थे वो हमारे पास किलिंग्स थी, अगवा बराए तावान थे और भताखोरी। ये मैं तीन को अलग कर रहा हूँ और इन तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब नेशनल एक्शन प्लान का अनाउंसमेंट होता है, कराची ऑपरेशन का आगाज़ होता है 5 सितंबर 2013 को, तो एक बड़ी जो है वो तब्दीली आ जाती है, एक बड़ा आउटलुक चेंज होता है और ये सारे जराइम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाते हैं। जब ये जराइम ख़त्म होते हैं तो ज़ाहिर है जब बड़े क्राइम ख़त्म होते हैं तो छोटे क्राइम की तरफ फिर ट्रेंड चला जाता है और वो स्ट्रीट क्राइम से, जिसमें गाड़ियों का छीना झपटी, मोबाइल छीनना, ये सारी चीज़ें हैं और छोटे छोटे क्राइम। अभी ईद के दिनों में भी ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया कि बहुत ज़्यादा शराब बढ़ गई थी। जब हर तरह जगह से चीज़ें बंद हो जाएं तो अगर एक जराइम पेशा लोग हैं फिर वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता तलाश करते हैं। उन्हें पता है कि अब ये किलिंग वाला काम नहीं कर सकते, अगवा बरादाना वाला काम नहीं कर सकते, पताखोरी वाला काम नहीं कर सकते, इसमें हम पकड़े जाते हैं। तो अब कौन सा काम करें? अब जुर्म में यही स्ट्रीट क्राइम रह जाता है कि जिसमें क्या और भाग गया और आइडेंटिफिकेशन नहीं होती और फिर उसको अपने कोई ट्रेस नहीं छोड़ के जाते। तो वो उसमें जो है वो जराइम पेशा अफराद जो है उनकी एक पेशरफ्त होती है और वो फिर ये क्राइम करते हैं। तो कराची आज भी स्ट्रीट क्राइम का ज़रूर शिकार है, लेकिन इसका भी हल मौजूद है। मैंने हमेशा ये कहा है, एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट में ये बात करता हूँ कि इसका हल ये मौजूद है कि हमारे जो इलाके के थाने हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँ। ठीक है। रहा सवाल कि जी आज हम उस तरफ लौट रहे हैं, तो हाँ, हम बड़े जराइम से हमें 90% जो है वो फरागत मिल गई है। 10% जराइम हर जगह पे रहते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और स्ट्रीट क्राइम अब भी मौजूद हैं। स्ट्रीट क्राइम पर इलाके के थाने एक हिकमत अमली बना लें। अच्छा, ये आई एम सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ कि आपने अभी अगवा बराए तावान की बात कही, तो एक ख़बर हमने बहुत ज़्यादा सुनी, उसने बहुत गर्दिश किया, कुछ लोगों ने उसको डिनाई किया, जो लोग इससे गुजरे थे वो मेरे प्रोग्राम में भी आए।
यही कराची की एक रहने वाली खातून, वो आई थिंक उर्दू साइंस कॉलेज के करीब रहती थी, और उनकी बच्ची को अगवा करने के लिए एक साहब आए और बच्ची छीनने लगे। इस तरह का मामला हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। तो बच्चों के अगवा का मामला बहुत ज़्यादा बीच में उठा था, कराची में भी खबरें सुनी गई, सिंध में भी सुनी गई, पंजाब में भी ऐसा हुआ। तो आप इस न्यूज़ पर आप क्या रिएक्ट करेंगे कि आप तक क्या इसके जो है वो रियलिटीज़ पहुँची कि ये आखिर क्या हो रहा था और अब इस पर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सदाकत नहीं थी। अच्छा। ये जो आप जिन खातून को लेकर आई या जो और दूसरे वाक़यात हुए, ये वाक़यात ज़रूर होते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होते। इतनी बड़ी आबादी में मैंने आपसे कहा कि 10% जुर्म ज़रूर रहता है, अगवा बर तावान में 10% ज़रूर मौजूद है, और उसमें वो वाक़यात मंजर आम पर आए और उस पर सिविल सोसाइटी ने एक शोर ज़रूर मचाया, और बिल्कुल सही मचाया। मतलब ये नहीं कि एक भी बच्चा जाएगा तो हम शोर तो मचाएंगे कि जी मेरा बच्चा क्यों अगवा हो रहा है और यहाँ क्यों ये ट्रेंड आ रहा है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि बाय एंड लार्ज इस जुर्म पे काबू पाया गया था। ये वाक़यात ज़रूर थे, हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन इनको भी मैनेज किया जा सकता है और उसका भी एक प्रॉपर रास्ता है। जिसको कह रहे थे कि जी हज़ारों की तादाद में अगवा हो रहे हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर थे जिनको एड्रेस किया जा रहा था। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा के थ्रू ये सब कुछ इतना किया गया, सोशल मीडिया पे इसको ब्लो अप किया गया, हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मलाइन करने की कोशिश की गई कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज हालात काबू में हैं। ये जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं उसकी एक वजह और भी है, मैं आपको ये बताऊँ। जहाँ बच्ची छीनने की बात हुई, देखिए ये गिरोह आज से नहीं, हम बचपन से ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, और आपने बहुत सारी स्टोरीज़ नावलों में भी सुना होगा कि बच्चों के बेगार कैंप बनाए जाते हैं जहाँ बच्चों से काम लिया जाता है, और ये मुल्क के दूर दराज इलाकों में होते हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ से मुल्क के दूसरे हिस्सों में लाए जाते हैं या दूसरे हिस्सों से यहाँ लाए जाते हैं। ये जुर्म है जो सदियों से चल रहा है, लेकिन इसको मैनेज किया जाता है, और उसमें ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जो सड़कों पे बेयार मददगार खेल रहे होते हैं, फिर वो गायब भी हो जाते हैं, किसी के पास पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों की एक बड़ी तादाद में आपको बताऊं। अच्छा, चिनाई साहब, मुझे क्योंकि मैं बहुत माजरत के साथ मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक और नशिस्त रखें और इस हवाले से और भी बात करें, क्योंकि अब पढ़े लिखे मुजरिम बहुत आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जो हैं वो अपने माइंड को नेगेटिविटी की तरफ इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बड़ा खौफनाक पहलू था, लेकिन आज वक्त नहीं रहा, तो अगले प्रोग्राम में थैंक यू सो मच अहमद चिनाई साहब, आपका। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।